बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम दोबारा से अपने यूट्यूब का जो सिलसिला हमारा मुनक़ता हो गया था, उसको दोबारा से आज से शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि दोबारा वही उसी तरह से आपके सामने जो है वो तमाम लोगों को लेकर आएँ, जिन लोगों को आप लोग सुनना चाहते हैं। आज जिनको मैंने जो है अपने इस प्रोग्राम में हमने बुलाया है उनको मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि उनको आप भी बहुत ज़्यादा सुनना चाहते होंगे और एक्चुअली 1 नहीं 2 बहादुर ख़वातीन हैं मेरे साथ और जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ ख़वातीन ने बहुत जवामर्दी के साथ जो है इन तमाम का जो है वो मुकाबला किया है। आप दोनों को जानते हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारी कि जो पहली बार इस तरह से स्क्रीन पर आ रही हैं और उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ और मैं बल्कि सबके सामने उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने अपना जो है वो सबसे पहले हमें ये वाला मौका दिया कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी कहानी हम लोगों को सुनना चाहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से, जिस इस्तकामत से जो है ये तमाम चीज़ों का मुकाबला किया है, इसकी मिसाल जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा कम मिलती है। हमारी ख़वातीन ने जिस तरीके से मुकाबला किया इस वस्तायत का और रियासी दहशतगर्दी का, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इनको स्ट्रीम में ऐड करता हूँ। मेरे साथ तैयबा राजा हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। आपको आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। और मेरे साथ बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल। ओके। तैयबा सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से उनकी तस्वीर में थोड़ा-सा मसला है। चलें हम खदीजा आपसे स्टार्ट करते हैं कि पहले तो मुझे ये बताएँ कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन आप कब से ये जो है ना इससे वकालत से आप कितनी देर से आप इस शोबे से जो है ना आपका ताल्लुक है मतलब कब से आप ये कर रही हैं? देखिए अभी मैं 2019 में आई थी अपनी बार एट लॉ कंप्लीट करके लंदन से, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली जो है वो क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी मुझे हुँ। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चलें, कंटिन्यूअसली लगी हुई हूँ और मेहनत कर रही हूँ और जिस तरह अभी ओके। इतने केसेस कर मैं रही ना हूँ सारे मैं सवाल मैंने अपनी मैंने इसलिए पूछा ये कि इस 3, 4, 5 साल के अरसे में जब से आप हैं, आप आपने बड़े केसेस किए, बड़े केसेस लड़े होंगे, बड़े केसेस का मुकाबला किया होगा। हाउ इज़ दिस केस? हाउ क्लोज़ दिस केस टू यू? मुझे याद है वी हैड अ कन्वर्सेशन अ फ्यू मंथ्स अगो जिस पर आपने मुझे बताया था और ये प्रो बोनो केसेस हैं जो आप ले रही हैं। हाउ डू यू फील इट? लाइक इट्स अनदर सक्सेस? बिल्कुल, आपको पता है ये सबसे मुझे लगता है चैलेंजिंग केस था क्योंकि इसमें हमें नज़र आ रहा था कि बेल एज़ ऑफ राइट मिल जाएगी, जिस दिन सुना जाएगा बेल मिल जाएगी, लेकिन उसको वो होने ही नहीं देती थी। स्टेट इस कदर हर्डल्स हमारे लिए क्रिएट कर रही थी, प्रोसिक्यूशन इतनी हर्डल्स क्रिएट कर रही थी कि हमें जान के तंग किया जाता था, हमें जान के पीछे हटाने की कोशिश की जाती थी कि हम बस केसेस से थक-हार के डिसहार्टन हो के उसको छोड़ दें। लेकिन डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स हमने इसको एज ए चैलेंज लिया और सारे जितने भी हैं हर हेयरिंग पे जाना, चाहे उसके बाद डिसअपॉइंट होके वापस आना, लेकिन हमने किया हर हेयरिंग पे है, अपनी आवाज़ हर हेयरिंग पे उठाई है, इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई है कंटिन्यूअसली। और एंड में आप देखें जुलाई में हमने सबसे पहले बेल फाइल की थी तैयबा की और हाई कोर्ट में 12 फरवरी को आके बेल हुई है। तो आप ये देखें कि ये एक लंबा दौरानिया था, एक लंबा अरसा था जिसके अंदर हमारी जद्दोजहद जो है वो कंटिन्यू रही है। चल, मैं ना आपका तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं खदीजा। तैयबा, मैं अब आपका कनेक्शन ठीक है, आप बोलिए ताकि मुझे आप हमें सुन पा रही हैं, राइट? ओके, जी। सही। जी, मैं सुन पा रही हूँ। तैयबा, पहला सवाल है और बड़ा गहरा सवाल है, कैसी हैं आप? जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, जब मैंने पूछा है कैसी हैं आप, तो मेरा मतलब है कि पिछले 10 माह का से ये लेकर इसका आई थिंक मुकम्मल जवाब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल जवाब है। अच्छा, ये मुकम्मल जवाब होना नहीं चाहिए। मुकम्मल जवाब तो हम चाहते थे कि आपका मुकम्मल जवाब होता कि किस तरह से, किस मुश्किलात से और किन चीज़ों से हैव यू एवर थॉट तैयबा कि इस तरह से कभी होगा, जेल जाना पड़ेगा और ना कभी कुछ किया, ना कुछ हुआ और रियासत ही जो है वो दुश्मन बन जाएगी? अ, अली मैंने वाक़ई कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा। आप लोगों ने मेरी एक
इस सब से पहले की एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर मुझे पालने वाला, मेरा राज़िक वो ऊपर है और मेरी हिफ़ाज़त करने वाला है, तो मैं किसी से भी क्यों डरूँ? मैं इनसे क्यों डरूँ? और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। ये जो हुआ ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड था। एक केस जिसके बारे में आपको बार-बार सुनने को मिलता है कि आपकी मुद्दई रियासत है, तो बड़ी बैड फीलिंग होती है ये अ, कि आप मतलब ये हमारा मुल्क है, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाना। मेरी वो वही वाली बात है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो एक चीज़ जो मेरे साथ हुई, जो इस सब की वज़ह से मैंने जो देखा है जो भी, लेकिन मेरा फ़ेथ आज भी वही है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी खुद से प्लान की हुई है। जो होना है, वो होना है। आप अगर हक़ पे हैं, तो उस पे डटे रहें। मुश्किलात तो आती हैं, हर इंसान की अपनी-अपनी ज़िंदगी के मसाइल हैं। लेकिन मसाइल आते हैं और गुज़र जाते हैं और अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला, हौसला देने वाला है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, मैंने ना ये वीडियो चलाई है, ये वीडियो शायद आप भी देख रही होंगी इस वक़्त। यहाँ पर हुआ क्या था? और ये किस तारीख की वीडियो है? और यहाँ पर एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? और क्या वो मोमेंट थी कि जब आपने अपना दुपट्टा उठाकर जो है इन पुलिस वालों पर फेंका? मेरे ख़्याल से देयर इज़ अ लैग। जी। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, नहीं सॉरी अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा आपने ये वीडियो देखी जो मैंने अभी वीडियो चलाई है जो आपकी अज़ीज़ भट्टी रोड के ऊपर जी, जी, वीडियो थी सवाल रिपीट जिसमें कीजिएगा प्लीज़। आपने अब आपकी आवाज़ आती दुपट्टा जो है वो फेंका। तो जी, मैंने जी। कहा व्हाट एग्ज़ैक्टली जी, हैपेंड जी, ऑन दैट जी, डे? हुआ क्या था उस दिन? जी। अ, हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल थी। मुझे बहुत सडन पता चला था कि हमने जाना है प्रोटेस्ट के लिए। मैं क्योंकि लाहौर से हूँ नहीं, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ, कैसे, कौन-सा रास्ता। लेकिन हमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल थी जिस पे हमने जाना था और मैंने जॉइन किया वहाँ पे। अपने बहुत सारे दोस्तों को जो मेरे साथ थे, बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त, बहुत सारे जर्नलिस्ट। वहाँ पे शेलिंग के दौरान मतलब जहाँ सिर्फ़ ख़वातीन थीं, वहाँ पे शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं हम लोग जिस जगह पे मौजूद थे एग्ज़ैक्टली मुझे उस रोड का या उस जगह का नाम नहीं मालूम। अ, वहाँ पे एक जत्था था पुलिस का जो कि सामने खड़े हुए उनके बैक पे वाटर कैनन्स भी थे। वो लोग शेल्स भी फेंक रहे थे और फिर वो जो बदतमीज़ी थी जो वहाँ चल रही थी, वो बड़ी मतलब डिस्ग्रेसफुल थिंग थी कि मतलब आप अपने मुल्क में आप ऐसे मतलब मुझे सीरियसली उस दिन ऐसे लगा था कि शायद मैं इंडिया-पाकिस्तान के बॉर्डर पे कहीं मौजूद हूँ। जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि वहाँ ख़वातीन को वो जिस तरीके से ज़लील कर रहे थे या जो जो वहाँ चल रहा था, लड़कों को अलग मारा-पीटा जा रहा था, एक अवाम का एक यलगार थी जो पीछे कहीं थी, लेकिन वो बस शेलिंग का मुकाबला कर रहे थे। कोई किसी को नमक प्रोवाइड कर रहा था, कोई किसी को पानी दे रहा था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कहीं किसी ने किसी पे कोई हल्ला बोला हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ जब उन्होंने बार-बार शेल्स फेंकना शुरू किए, तो मेरे साथ चंद एक ख़वातीन थी, हम लोग बिल्कुल कॉर्नर पे थे। और मेरी राइट साइड पे दूर कहीं लड़के वगैरह मौजूद थे, जो बिल्कुल हम लोग काफ़ी डिस्टेंस था और मैं बिल्कुल करीब थी, पुलिस वगैरह के करीब थी, तो वो लिटरली वो गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा था और मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मैं कोई दुश्मन हूँ या वो कोई दुश्मन है। तो मैं हैरान थी और मैंने उसको आवाज़ लगा के कहा कि गालियाँ मत दें। मैंने उसको कहा कि गालियाँ मत दो, किससे बात कर रहे हो? तो उसने आगे से मुझे डायरेक्टली गाली दी, मैं इवन वो गाली देकर भी नहीं बता सकती कि उसने क्या गाली दी। और वो उसने मुझे इशारा किया कि उसने हाथ से इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाया। वो इवन जो वीडियो है, उस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि उसने मुझे प्रोवोक किया प्रॉपर्ली, उसने मुझे गाली दी और मैंने अपना दुपट्टा फेंका और मैंने उसको कहा कि ये कर लो। उसने मुझे कहा क्या कह रही है? मैंने वो दुपट्टा उठाया और फिर मैं सीधी आगे गई क्योंकि मैं बहुत मतलब इतना डिस्टेंस था कि उसके चीखने की आवाज़ थी, लेकिन मैं दूर थी। मैंने दुपट्टा 2 बार फेंका था, अगर वो पूरी वीडियो किसी के पास हो तो क्योंकि लोगों ने सिर्फ़ उसका एक क्लिप देखा है। मैंने दुपट्टा 2 बार फेंका था। मैंने दुपट्टा वापस उठाया, मैं आगे गई उसके बिल्कुल करीब और मैंने उसके मुँह के आगे फेंक के कहा कि ये कर लो, तुम्हें ये इसकी ज़रूरत है क्योंकि तुम में शर्म नहीं है और मैंने एग्ज़ैक्टली उसको ये वर्ड्स बोले। विदिन सेकंड्स आई थिंक सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड भी शायद ज़्यादा है, उसने मुझे बालों से घसीटा और उसने मुझे आगे फेंक दिया पुलिस की तरफ। मेरा सर नीचे झुका दिया गया था, उसने मुझे गर्दन से और बालों से पकड़ा हुआ था, दोनों हाथों से।
और मैं सुन सकती थी कि कोई पुलिस वाला ही ये बात कर रहा था कि छोड़ दो, कुड़ी है, छोड़ दो, बच्ची है। और मैं सुन पा रही थी उन लोगों को, मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थी और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पकड़ा हुआ था। मतलब मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारी पुलिस थी। आई डोंट नो वो 4 थे, 6 थे, लेकिन आगे एक पूरा जत्था था कि आई थिंक वो 35 टू 40 पर्सन्स थे या 45 पुलिस वाले थे। लेकिन वो जो 4, 5, 6 सेकंड्स थे जो उसने मुझे गर्दन से नीचे झुकाया हुआ था, उस दौरान मुझे 2-3 पुलिस वालों ने मारा भी। और जब वो एक साउंड थी कि लोगों के चीखने की, लड़कों के भागने की, तो उन्होंने मुझे फेंका। मैं लेफ्ट साइड से गिरी थी, मेरा दुपट्टा कहाँ था मुझे नहीं पता, मैं खुद कहाँ थी मुझे नहीं पता। पब्लिक ने मुझे आके उठाया था, पब्लिक में से कुछ 2-3 लड़के थे जिन्होंने मुझे उठाया, बाकी सब ने तो ख़ैर वो पुलिस की तरफ चले गए थे। लेकिन वो जो 3, 4, 5 सेकंड्स थे, आई थिंक उन्होंने मेरी भी ज़िंदगी बदल दी और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की तारीख़ भी बदल दी। कि मैंने अपने मुल्क में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मतलब हमेशा दुपट्टा वो अगर आप कभी जंगों के बारे में भी सुनो, तो दुपट्टा किस लिए फेंका जाता है? ये अमन की निशानी है कि अब आप अमन चाहते हैं, आप इज़्ज़त फेंक रहे हैं किसी के पैरों में और उनको ये समझा रहे हैं। इट वाज़ अ मैसेज कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर हम अपनी इज़्ज़त आपके पैरों में फेंक रहे हैं, तो फिर हम आप पे हाथ किस तरह उठा सकते हैं? मेरे उन्होंने बार-बार पॉइंट आउट किया कि इसके हाथ में एक स्टिक थी। वो इतनी-सी एक स्टिक थी जो मुझे किसी लड़के ने शायद पकड़ाई थी कि शेल्स अगर आएँ तो फेंके और मैं उससे शेल दूर फेंकती थी और उस स्टिक का इल्ज़ाम मुझ पे था कि इन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डंडा वगैरह नहीं था। वो एक मैसेज था कि हम आपके सामने अपने पाकिस्तानी हैं और आप भी हमारे अपने लोग हैं, तो जो आप कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन वो बिल्कुल ऑपोज़िट चला गया, जो उन्होंने हरकत की और जो कुछ उसके बाद हुआ, वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। खदीजा, यू नो, क्या कोई सिक्योरिटी इदारा, कोई भी वो खा पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी इदारा हो, क्या ये अपने शहरियों के साथ ऐसा कर सकता है कि पुरअमन एहतजाज हो? ये चले पुरअमन नहीं भी था, चले मान लेते हैं, उसके बावजूद भी क्या ऐसे कर सकते हैं कि जिस तरह से तैयबा के साथ और बकिया के साथ जो कुछ भी हुआ, इस वक्त चले हम तैयबा की बात करते हैं, क्या ये कोई रियासती इदारे को ये इजाज़त है, आइन और कानून देता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। और अगर यूज़ ऑफ फ़ोर्स होती भी है कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं रहा और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लेट्स से वो वायलेंट हो गया प्रोटेस्ट, उसको रोकने के लिए भी एक्सेसिव फ़ोर्स कभी नहीं यूज़ हो सकती। फ़ोर्स कभी नहीं यूज़ हो सकती, लॉ ज़रूर इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है वो पुलिस थोड़ी-सी अपने जो है वो हरकत में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हर तरह की बाउंड्री क्रॉस की गई है। यहाँ पर शेलिंग हुई है आम सिटीजन्स के ऊपर। यहाँ पर वाटर कैनन्स के जो है वो भरपूर तादाद यूज़ की गई है और ऐसे ऐसे सड़कें जो है वो क्लोज़ की गई थी, ऐसे कंटेनर लगाए गए थे, ऐसे-ऐसे जो है ना रोड्स ब्लॉक की गई थी जैसे हमारे अपने लोग नहीं कोई दुश्मन। तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेसिव फ़ोर्स थी और ये बिल्कुल अब्यूज़ ऑफ पावर के ज़ुमरे में आता है कि आप अपने ही लोगों को एज़ टेररिस्ट ट्रीट कर रहे हो और अपने ही लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, जबकि वो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, तो आप उनको उनके हाथ में क्या कोई असला था? क्या कोई बंदूकें थी? कोई हथियार थे? तैयबा राजा का वाहिद हथियार जो था, वो उसका दुपट्टा था, जो उसने फेंक के हाथ अपने जोड़ दिए कि हम नहीं चाहते कोई चीज़, हमें ना तंग करो, हम पे ना शेलिंग करो, हम पे ना आंसू गैस फेंको। क्योंकि आपने अगर वीडियोस भी देखी हुई तो आंसू गैस इनकी आंखों में ये पानी डाल रहे थे और इनकी आंखें लाल थीं। तो ये अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म ढा ढा के जो है इनको इन्होंने उसके बाद बावजूद इन्होंने उसको इनको बख्शा नहीं, इन्होंने इनको 10 महीने के लिए जेल में भी डाला। किस वजह की बिना अच्छा, पे? लेकिन कोई मैं वजह नहीं थी। तैयबा, आप जिस दिन ये वाला वाकया पेश आया, ये जो पुलिस वाला, उस दिन आप अरेस्ट नहीं हुई थी, आप उसके बाद अरेस्ट हुई हैं, राइट? सो हाउ डिड दे गेट टू यू? आपको अरेस्ट कैसे किया? उसकी क्या कहानी थी और किस नहीं, दिन, अगले दिन अरेस्ट किया, क्या हुआ? नहीं, मैं 9th मई को अरेस्ट नहीं हुई थी। जहाँ तक रही बात कि हम लोग अरेस्ट हुए, हम लोग 9th को वापस घर गए। 10th को हम लोगों ने लिबर्टी जाना था, लिबर्टी में प्रोटेस्ट था। तो मैंने लिबर्टी जब मैं पहुँची तो लिबर्टी में मैंने और सनम ने एक-दूसरे को जॉइन किया और हम लोग जब आगे गए राउंड अबाउट पे तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। मैंने और सनम ने डायरेक्टली पुलिस वालों से पूछा कि हम बैठ सकते हैं यहाँ? तो उन्होंने कहा बाजी प्रॉपर्ली एक पुलिस वाले ने हमें आंसर किया कि बाजी आज ज़रा सख्ती बहुत है।
तो हमने उसको कहा हमारे हाथों में देख लें कोई चीज़ नहीं है, ना हमने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं, तो हमने सिर्फ वहाँ बैठना है। तो उसने कहा अच्छा साइड से होके चली जाएँ। एग्ज़ैक्टली आई रिमेंबर कि उसके वर्ड्स थे कि साइड से होके चली जाएँ। आप लोग एक-एक करके वहाँ जाके बैठ जाएँ। मैं और सनम गए और हम जाके लिबर्टी में बैठ गए। कोई 10 मिनट्स के बाद पे हमने बैक पे देखा कि एक औरत को घसीटा जा रहा था। उनका नाम फ़ायज़ा मुराद है। उन्हें घसीटा जा रहा था, उन्हें मारा भी गया उस दिन। वो ज़ख्मी हुईं। उनके कपड़े फटे थे काफ़ी ज़्यादा, जो कि मेरे लिए बहुत एक तकलीफ़देह चीज़ है कि मैं अपनी लाइफ़ में कभी नहीं भूल सकती जो फ़ायज़ा ने फ़ेस किया उस दिन। फ़ायज़ा इज़ अ वेरी गुड लॉयर, वो भी अपनी स्टडीज़ कर भी रही हैं और वो साथ-साथ अपना ये इस पे भी हैं, अपनी फ़ील्ड पे भी हैं। अ, तो हम लोग मैं उस वक़्त इंटरव्यू दे रही थी और मैंने उस वक़्त ये बात बोली थी कि मेरे साथ 1 दिन पहले क्या हुआ और अब आप ये देखें ये औरतों के साथ जो सलूक कर रहे हैं। मतलब 5 मिनट तकरीबन गुज़रे और उन्होंने हमें कहा कि आप उन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की मुझे और सनम को, तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे हाथ नहीं लगाना, बताएँ कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा गाड़ी में चल के बैठें। तो हमने कहा गाड़ी में क्यों बैठना है? तो उन्होंने कहा कि जी अभी आपको उतार देते हैं, बस वो हमने नंबर्स पूरे करने हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि जब हम लोग बैठे, गाड़ी में ये बैठे, पुलिस वाले ने कहा कि हमने तो मुझे नंबर्स पूरे अच्छे कर से दिए। पुलिस वाले ने कहा मुझे और सनम दोनों को बोला कि आप बस बैठे, हमने सिर्फ़ नंबर पूरे करने हैं, तो अभी हम आपको 5-10 मिनट में उतार देंगे। हम लोग जब गाड़ी में बैठे और अंदर थे मैं और सनम, हमारे फ़ोन्स हमारे पास थे उस वक़्त, तो मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ एक एसपी आईं, फीमेल एसपी। अ, आजकल वो माशाल्लाह से काफ़ी सोशल मीडिया पे शहर बानो मौजूद है, नकवी, उनकी बड़ी तारीफ़ चल रही है। शहर बानो नकवी। एग्ज़ैक्टली वो हम्म। वहाँ आईं जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल वही। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई थी और उन्होंने आके हमें शनाख्त किया, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया हमें कि ये तैयबा और ये सनम है। क्योंकि जो पुलिस वाला था उसने हमसे हमारा नाम पूछा था। उन्होंने हमें आइडेंटिफ़ाई किया कि ये है और ये है। अमारा ने जो एसपी है, ये जो भी है वो अमारा। उन्होंने सनम को पहचान लिया था और फिर शहर बानो आई, उन्होंने हमें आइडेंटिफ़ाई किया और उन्होंने आगे कहीं कॉल की। जो कॉल हम आधी सुन सके, आधी नहीं सुन सके, उन्होंने आज मतलब कन्फर्म किया कहीं पे कि हाँ जी, हमने हमारे ये यही दोनों हैं गाड़ी में। और उसके बाद फिर वो 1 घंटा, 1.5 घंटा वो गाड़ी वहाँ खड़ी रही। कुछ लड़के इन्होंने लाके गाड़ी में बंद किए, हम कुछ औरतें थीं, फिर कुछ लड़के इन्होंने उतार दिए, लड़के फिर सारे उतार दिए, फिर औरतें इन्होंने ज़्यादा उस गाड़ी में भरना शुरू कर दी। 5 बजे के करीब हम लोग अरेस्ट हुए थे, 5 बज के 10 मिनट पे या 5 बज के 15 मिनट पे। और आई रिमेंबर कि हम लोग रात 11 बजे तक लाहौर की उसी लिबर्टी वाली सड़क पे एक जगह जा रहे थे, दूसरी जगह 5 से 6 घंटे हम उसी रोड पे थे। फिर रात को इन्होंने हमें थाना डीएचए ए शिफ्ट किया था लाहौर और वो 6 घंटे बस ये कन्फर्मेशन की कॉल्स दे रहे थे कि जी ये 2 लड़कियाँ हमारे पास हैं और गाड़ी में हैं। उन्होंने हमसे किसको दे रहे थे पूछा, पता है? हमारे फ़ोन्स कुछ लिए पता है? कि आप वही हैं, आप वही हैं? हमने कहा जी हाँ, हम वही हैं। और फिर उन्होंने हमें आराम तसल्ली से बिठा लिया कि अब आप लोग बैठे हैं, अब आप लोग लंबे जा रहे हैं। नहीं, आपको पता है वो कॉल्स किसको जा रही थी, कुछ अंदाजा? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। ओके। लेकिन देखिए, काफ़ी सारी कॉल थी, वन बाय वन कोई अटेंड करते थे कॉल, जो आता था वो कॉल अटेंड करता था और आगे कन्फर्मेशन देता था जी कि हाँ जी, यही 2 हैं, हाँ जी, यही 2 हैं। ये तो ये शहर बानो सुन के बहुत नकवी, हँसी आती थी कि मतलब मैं और शहर। सनम हँस रहे थे ज़ोर-ज़ोर से कि ये मतलब मज़ाक हो रहा है। हम्म। लेकिन जिस नहीं, आई वक्त, डोंट नो, अच्छा, मैं नो, नो, शहर नो, बानो आई पे डोंट नो, बाद में आई आता डोंट नो। हूँ। मैं एक और सवाल है मेरा, क्या ये लगता था उस दिन, ये 10 मई का वाकया है, तो आपको ऐसा लगता था कि 10 मई को आप जा रहे हैं और आप अगले साल फरवरी तक भी आप बाहर नहीं आ सकेंगे कभी? तैयबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अ इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन अली। उस दिन बिल्कुल नहीं लगा था। उस दिन हम लोग अरेस्ट हुए, हम लोग जेल पहुँच गए। हमें थाना डीएचए ए से कोर्ट प्रोड्यूस नहीं किया गया था। हमें थाना डीएचए ए से डायरेक्टली कोर्ट लखपत शिफ्ट अच्छा, मेरे ख्याल से ना उनके ना कनेक्शन का मैं थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ी ठीक। सी इसका मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तैयबा राजा को बेसिकली अरेस्ट जो है वो 10th ऑफ मई को किया गया था। 10th हम्म। ऑफ मई को कहाँ से किया गया था? लिबर्टी राउंड अबाउट से।
जब इन्होंने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में एमपीओ ऑर्डर को, जिसके तहत 16 लड़कियों को उन्होंने अरेस्ट किया था, तो वो एमपीओ का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इसको विड्रॉ करें। तो डीसी डेप्यूटी कमिश्नर ने जब उसको विड्रॉ किया तो वो 13th ऑफ मई थी। 13th ऑफ मई को इनको रिलीज नहीं किया, कोर्ट लखपत की दहलीज से ही उनको रीअरेस्ट कर लिया और 4-5 दिन इनको इलीगल कस्टडी में रखा गया और उसके बाद इनको नॉमिनेट कर दिया 96/23 और सारी खवातीन को नॉमिनेट कर दिया। जो 16 96/23 खवातीन सर्वर रोड। इन्होंने सर्वर रोड थाना, इन्होंने 96/23 में इन 16 खवातीन जिनका रिलीज ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट ने जारी किया था, एमपीओ का रिलीज के विड्रॉ होएगा और एमपीओ के ऑर्डर को इन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया। चूंकि वो ऑर्डर इलीगल डिक्लेयर हो गया था तो अब इन्होंने किसी और केस में तो डालना था, तो इन्होंने पहले वो एक केस बनाया, उसके बाद जो 17 है वो खवातीन। उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया इस केस में आफ्टर 6 डेज। तो आप सोचें ये पूरा केस जो पूरा साल प्रोसिक्यूशन रोती रही कि जी हमारे पास इतना इंक्रिमिनेटरी एविडेंस है, हम इकट्ठी करें पीएफएसए की रिपोर्ट्स, हम इकट्ठी करें ऑडियोसोनिक रिपोर्ट्स, हम इकट्ठी कर रहे हैं जी पॉलीग्राफिक टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से 6 डिफरेंट किस्म के पीएफएसए की रिपोर्ट्स हैं जो साबित करती हैं कि ये खवातीन मुलव्वस थीं। लास्ट डे जब 12 फरवरी को इनकी बेल सुनी जाती है तो लाहौर हाईकोर्ट कहती है किधर है वो तमाम सबूत जो आप प्रोसिक्यूशन कह रही है हमारे पास हैं। कुछ भी नहीं था, एक रिपोर्ट भी नहीं थी जो वो कहते आ रहे थे कि हमारे पास ओवरवेलमिंग एविडेंस है और इकट्ठा हो रहा है और फाइलें बन रही थी, फाइलें कंपाइल हो रही थी पूरे साल से। प्रोसिक्यूशन 6 महीने तो डिले करती रही कि जी अभी कंप्लीट हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो रही है, अभी एडिशनल ऑफेंसेस ऐड हो रहे हैं, अभी सब कुछ जो है वो मतलब सारा जो ड्रामा है ना वो एंड हो गया आके जब बेल फाइनली सुनी गई। तो पता चल गया कि क्यों बेल को डिले किया जा रहा था, क्योंकि जिस दिन बेल सुनी जानी थी उस दिन बेल अलाउ हो जानी थी। तो ये जो है ना ये इन खवातीन को खराज तहसीन है कि इन्होंने हर खौफ का बुत तोड़ा है, इन्होंने हर तरह की का सब्र, इनका इनका पैमाना लबरेज नहीं हुआ, इन्होंने हर तरह की हिम्मत दिखाई है, बहादुरी दिखाई है और जज्बा दिखाया है। तो अच्छा चलो, तैयबा राजा को तो जो है वो अब आ गई है, अब इससे पूछें बिल्कुल। नहीं मैंने ना आपसे ना खदीजा मैंने पूछना है, लेकिन मैं तैयबा को चाहता हूँ ये पहले बात करें। उसके बाद आपसे पूछना है कि जो पुलिस वालों का जो रवैया था उससे ये लगता है कि ये तमाम की तमाम चीजें जो थी प्री प्लान थी। मैं इस पर आता हूँ, लेकिन तैयबा मेरा आपसे कुछ सवाल जो बीच में रह गया था कि आपको लगता था जब 10 मई को आपको पकड़ा गया शाम में 5:15 पर, तो आपको लगता था कि ये आपको फरवरी के आखिर में जाके अगले साल कहीं जाके आपको रिहाई मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे 10 तारीख को हम लोगों को पकड़ा गया था, तो हमें बिल्कुल नहीं लगता था कि हमें इतना लंबा रखा जाएगा जेल में। लेकिन जब हम 2 दिन बाद रिलीज़ हुए थे 13 तारीख को जेल से और री-अरेस्ट हुए थे, उस दिन मैं और सनम बिल्कुल श्योर थे, मैं बिल्कुल श्योर थी कि हमें ज़रा ये लंबा रखने की प्लानिंग में है। तो उस दिन हमने भी अच्छे से वो अपना माइंड सेट कर लिया था। 5 दिन इन्होंने हमें 4 से 5 दिन इन्होंने हमें थाना चौक और थाना सीआईए कोतवाली रखा। सीआईए कोतवाली में हमारे साथ बदतमीज़ी भी बहुत की गई। अ, वो जो टाइम था, उस वक़्त हम मेंटली प्रिपेयर थे, हमें आइडिया था कि अब हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं अंदर। किसी ने कोई तशद्दुद किया? मारपीट फिज़िकली यू आर आस्किंग? नो, 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 नो। लेकिन ज़हनी मेंटल टॉर्चर ज़रूर दिया। मेंटल टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा था। बदतमीज़ी काफ़ी की गई। सीआईए कोतवाली में कोई मुहर्रर साहब हैं, कोई बुज़ुर्ग से हैं, मुझे उनका नाम वग़ैरह नहीं पता। उनकी तरफ से काफ़ी बदतमीज़ी की गई। जिस तरीके से हमारी ख़वातीन को ये लोग मुझे लगता है देखते हैं, आई थिंक ही इज़ अ टिपिकल पटवारी। तो उनकी जो ज़ुबान थी, वो उनकी तरबियत बताती थी। मतलब मेरी एक गाली पकड़ ली आपने और जो कि एक ऐसी गाली थी जो मैंने अचानक से दी। शायद हम लोग अपने घरों में बच्चों को बहुत कहीं गुस्सा चढ़ता तो दे भी जाते हैं, लेकिन वो जो कि एक ऐसे टाइम पे दी गई जब मुझे मार पड़ी थी, जो कुछ हुआ, उसको आपने पकड़ के इतना वावेला किया। लेकिन कौम की बेटियों को आप लोगों ने जेलों में रख के, थानों में रख के जो लोग जो मतलब वो बंदा माँ-बहन की गालियाँ दे रहा था और हम लोग मैंने और मेरे साथ जो थी सनम थी और एक और, तो एक और जो पर्सन थी वो 2 दिन के बाद आई थी। हमें जब सीए कोतवाली लास्ट स्टेज एक दिन पहले रात को उन्होंने बदतमीज़ी की और मैंने वो काँच का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था कि अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो ये तुम्हारे सर में मार दूँगी। अब अगर तुमने मेरी माँ को या मुझे गाली दी तो ये मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी और फिर मैं सही पर्चे में अंदर जाऊँगी।
तो इतनी बदतमीजी कि आपको लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। मतलब एज अ ह्यूमन आप कितना सुन सकते हैं कि सामने वाला बिना किसी वजह के आपकी तरबियत, आपके खानदान, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके बाप को गालियां दे। तो आप मतलब ये इस तरह के सीन्स कहाँ होते हैं अपने मुल्क में। आप अपने लोगों को हमेशा इज्जत से देखते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी किसी इंसान को सिर्फ इसलिए गाली दी हो कि मुझे उस पर गुस्सा आया हुआ है, कभी भी। हम्म। 9th मई एक और लेवल की चीज थी। जो कुछ हुआ हमारे साथ, जैसे मुझे मारा गया, तो जो उस वक्त और जो जो हुआ वो बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह से वो बोला गया मेरी तरफ से, वो एक कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लोग दे रहे थे गालियां, मैंने डायरेक्टली वो नाम पिक किया, मैंने गाली दे दी और मैंने काफी ज्यादा उस बारे में मैंने गुस्सा किया। गुस्सा ये था कि आप अपनी औरतों को क्यों मार रहे हैं। आप किसी भी इदारे से हैं, मैं आज भी कहती हूँ, मैं आज भी अपने मौकिफ पे कायम हूँ। उस दिन ये गलती से हुआ था, दोबारा नहीं होगा। मेरी वालिदा ने मुझे हमेशा ये बात बोली, वो मुझे समझाती हैं कि गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा ना किया करो। मैंने खान साहब से भी एक चीज़ सीखी कि गुस्से में इंसान को नहीं बोलना चाहिए। जब खान साहब के घर पे अटैक हुआ था, तो खान साहब ने ये बात बोली थी, तो मैंने बहुत अच्छे से सुनी थी कि गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। उस दिन गुस्से में बोलने की वजह से शायद उसको इतना हाइप क्रिएट की गई कि जी इन्होंने फलाँ को गाली दे दी, फलाँ को गाली दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अच्छा, मैं आज अगर भी अपने मौकिफ पे कायम हूँ। जी जी, वो बात कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज, सॉरी। जी, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि कोई भी इदारा जो है, वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए है। आप तनख्वाहें लेते हैं, आप हमें नहीं मार सकते। अगर हमने आप पे हाथ नहीं उठाया, तो आप हम पे हाथ नहीं उठा सकते। चाहे आप पुलिस के महकमे से हैं, चाहे आप किसी एजेंसी के महकमे से हैं, चाहे आप फ़ौज के महकमे से हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आप भी हमारे अपने हैं, ये हमारा अपना मुल्क है। मैंने यहाँ से भाग के कहीं नहीं जाना। दुनिया में किसी जगह की मेरी कोई नेशनैलिटी नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक आम पाकिस्तानी, जिसके पास घर से निकलने के लिए खर्चे के पैसे भी उसको कमाने पड़ते हैं। तो आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है आप मेरी इज़्ज़त करें, क्योंकि आप टैक्स लेते हैं हमसे। आप इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो आपकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है? अच्छा। मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आई। खदीजा, मेरा सवाल ये था कि जो नहीं, ये मेरी पुलिस लंदन का तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ठीक है। मैं इस पर दोबारा आता हूँ। मेरे एक दो सवाल और हैं तैयबा। आपका कनेक्शन थोड़ा सा वो हो रहा है। ये लाइव प्रोग्राम के ये थोड़े से मसाइल होते हैं। खदीजा, अ, जो है जिस तरह से रियासत ने किया 9 मई को, और मतलब पुलिस ने, और 10 मई को, आपको लगता है कि कोई प्री प्लान था? जिस तरह के एएसपी शहर बानो नकवी आई, एसपी जो है जिनका अमारा, मेरे ख्याल से अमारा उनका नाम है, वो आई और ये तमाम चीजें होती रही, आइडेंटिफाई करते रहे। तो ये कोई लगता नहीं कि प्री प्लान था, इन्होंने प्लान किया हुआ था, उसके मुताबिक 9 को भी बदतमीजी की गई, 10 को भी किया गया, और ये तमाम का तमाम जो था, इसकी प्लानिंग पहले से कहीं हो चुकी हुई थी? देखिए जिस तरीके से मैस अरेस्ट हुआ, तो बड़ा क्लियर था, बड़ा वाज़ेह था कि ख़वातीन को टारगेट स्पेशली किया गया, उन ख़वातीन को जो बहुत वोकल थीं, जिन्होंने अपना राइट टू पीसफुल असेंबली एक्सरसाइज़ किया। उनके मुँह बंद कराने के लिए जो है ना, ये एक साज़िश की गई कि इन सबको इकट्ठे डाल दो। ये एक दफ़ा जेलों में डल गई, उसके ऊपर उसके बाद झूठे केसेज़ इनके ऊपर बनाते रहेंगे। एक केस में बेल होगी, दूसरे केस में फँसा देंगे, दूसरे में होगी तो तीसरे फँसा देंगे, और धड़ल्ले से ये बोलेंगे कि जी लाहौर में तो 16 एफआईआरें हैं, सब में डालेंगे और बारी-बारी डालेंगे। तो कानून और इंसाफ की तो जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ गईं, वो हम सब ने देखा है। कानून और इंसाफ का कत्लेआम तो हुआ है। लेकिन उसके बाद आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो ये 96/23 है, जो इसके अंदर नामज़द लोग हैं, जो नामज़द जिनको जिनको कहते हैं, जिनको प्राइम रोल दिया गया है, उनमें कुछ सियासतदान हैं, और वो हम्म। पीटीआई के सियासतदान होते थे। लेकिन हम्म। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि जी हम्म। हम पीटीआई छोड़ के आईपीपी जॉइन कर रहे हैं या सियासत से दूर हो रहे हैं, तो उनके ऊपर से सारा 96 का जो 96/23 का मलबा है वो उतार दिया गया। उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये सवाल जस्टिस आलिया नीलम की कोर्ट में उठा,
और जस्टिस आलिया नीलम ने, जब मैं बेल आर्ग्यू कर रही थी एक अपने क्लाइंट तारिक मस्ती के लिए, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये फरूक हबीब, ये सारे ये जो नाम, इसमें नामजद लोग हैं जिनको आपने बाकायदा रोल एट्रीब्यूट किया हुआ है कि इनकी इमाम पे सारा कुछ हुआ, ये कहाँ है? तो प्रोसिक्यूटर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने सियासत से दूरी अख्तियार की, उनको उन्होंने पतली गली से निकाल दिया और 96 का मलबा उन लोगों के ऊपर डाल दिया जो डटे रहे, उन लोगों पे डाल दिया जो अपने विजन के साथ बरकरार रहे, जिन्होंने कहा कि हम नहीं गलत बयानी करेंगे। तैयबा राजा का मुझे याद है, जब मैंने इससे पूछा, जब एडिशनल ऑफेंसेस ऐड हो गए थे, तो इनको दोबारा 8 दिन के लिए रिमांड, फिजिकल रिमांड पे भेजा गया था। तो मैंने तैयबा से वैसे ही पूछा, मैंने कहा तैयबा इतनी क्या तफ्तीश हो रही है कि कंस्पिरेसी की है तुम लोगों ने मुल्क के खिलाफ और इतने जो ऑफेंसेस ऐड कर दिए, तो क्या सवाल जवाब हुए? तो कहती है, बड़ा मुझे बड़ी हँसी आई, क्योंकि जो तफ्तीशी था उसने मेरे से सवाल किया, उसने कहा अब आप मान लें कि आप इमरान खान के कहने पे घर से बाहर निकली थी एहतजाज करने। तो तैयबा कहती है मेरा जवाब ये था, आई विश। कहती है मैंने सिर्फ ये कहा, आई विश खान साहब ने मुझे खुद कॉल करके कहा होता, लेकिन वो तो जेल में थे, वो मुझे कैसे कॉल करके कह सकते थे कि आप एहतजाज के लिए निकले, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। तो मतलब ये लेवल थी इन्वेस्टिगेशन का कि जी तफ्तीशी किसी तरीके से चाह रहा था कि आप कुछ बोल दें, किसी तरीके से मान लें कि पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई के पॉलिटिशियंस ने आपको कहा, उन्होंने आपको बुलाया तो आप एहतजाज के लिए आए। तैयबा ने कहा मेरा तो किसी के साथ राब्ता ही नहीं था, मैं तो अपनी सोशल मीडिया एक्टिविज्म करती थी, ना मैं किसी पीटीआई के ग्रुप में थी, ना मैं किसी पीटीआई के पॉलिटिशियन के साथ राब्ते में थी, तो मुझे किसी ने नहीं कहा था, मैं खुद से निकली थी। तो ये जो है ना, ये बड़ा उन्होंने केस बनाने की कोशिश की कि जी इन खवातीन को किसी तरीके से फंसाया जाए, कि इनको उन्होंने ऑर्डर आए थे ऊपर से। तो उनका केस जो है वो बिल्कुल लीगली जो है ना वो खत्म हो चुका है, और ये एक ऐसा केस है 96/23 जिसमें अभी तक वो लोग डाल रहे हैं। अभी तक अभी भी इन्होंने अभी 4 रिसेंटली खवातीन इसमें अहमद रशीद भट्टी साहब को डाला है, जो कि रशीद भट्टी। रायवंड से जीते हैं, हमारे रायवंड से हमारे कैंडिडेट जीते हैं। उनके घर से आके उनको शिकस्त जो है वो इतनी भारी पड़ गई, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उन्होंने उनको 96/23 में डाल दिया। जबकि ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने खुला कैंपेन किया है, जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की कि मेरे खिलाफ कोई केस है। हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने आके आईजी पंजाब ने आके रिपोर्ट दी कि कोई केस नहीं है। कैंपेन कर ली, जीत गए। जब जीत गए तो उसके 5 दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और 96/23 में नॉमिनेट कर दिया गया। तो कानून तो बिल्कुल है ही नहीं, बराए नाम है, बल्कि खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं अभी ना जजेस पर भी आना चाहता हूँ कि जजेस के रवैये और ये तमाम चीजें, खदीजा आप पर। और तैयबा, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके तैयबा, यू नो द टाइम दैट यू स्पेंट इन जेल, 9 से 10 महीने, एक तो उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताएं, और दूसरा ये भी, इसी के साथ एक और सवाल को क्लब कर देते हैं। रियासत से क्या कोई गिला है? पहला सवाल, जेल, अगर तो आपका सवाल ये है कि कैसी गुजरी और ये सारा, तो जेल जैसी ही होती है। आप जब ज़ाहिर है अंदर मौजूद हैं, तो ये खौफ जो मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा देखा कि जो कैदी वगैरह थे, जो वहाँ थी औरतें, ख़वातीन वगैरह, उनकी अगर कोई फैमिली में कोई डेथ हो जाती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी, जो कि उनको कॉल्स पे पता चलती थी जब वो अपनी कॉल्स वगैरह करते थे वहाँ से, तो मैंने देखा कि वहाँ से किसी के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक चीज़ सबके लिए बहुत पेनफुल थी। हर किसी को ये खौफ होता था कि हमारी फैमिली के साथ बैक पे कुछ ना हो जाए, या हमारे घरवालों के को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, या खुदा ना ख़ास्ता कोई बीमारी या कोई भी, जैसे ऑब्वियसली ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात खुद है। लेकिन वो जो एक खौफ था कि आप अपने घर से दूर हैं, घर के मसाइल या माँ-बाप, इन चीज़ों को लेके ऑब्वियसली हर एक को वहाँ ख़्याल आता था। ईद पे सब अ, थे, अफ़सुर्दा थे। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईद पे उनको, उनकी रियासत जो है वो ख़वातीन को जेलों में रखेगी। एक उम्मीद थी शायद सबको कि ईद पे हमें निकाल दिया जाएगा, सबको एक उम्मीद थी। लेकिन वो उम्मीद टूट गई और हमने एक नया भयानक रूप देखा। आई थिंक इससे ज़्यादा वो बोलने वाली फिर कहीं दूसरे सवाल की गुंजाइश नहीं बचती कि रियासत से गिला है या नहीं है। क्योंकि जो आपने ईद गुज़ार ली, फिर आपने 14 अगस्त आई, उस पे सब मेंटली प्रिपेयर थे कि अच्छा चलो अब मुल्क की आज़ादी आ गई है, अब तो आज़ाद कर देंगे, क्योंकि कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जब 14 अगस्त गुज़र गई और फिर मैंने खदीजा से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने खदीजा से कहा, मैंने कहा खदीजा,
मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। इस इसको देखो, ये मुझे कहती थी तैयबा उन्होंने बेल एटीसी से हाई कोर्ट भेज दी है, अब ये थोड़ा लंबा चला गया। मैं इसको कहती थी, मैं आराम से हूँ, जब होगी तब देखी जाएगी, कराओ इसको, बस कराओ इसको, जब लगती है तब देखेंगे। फिर मुझे नहीं याद पड़ता, खदीजा खुद भी बल्कि इस बात की गवाह होगी कि मैंने कभी खदीजा से ये पूछा हो कि खदीजा बताओ क्या बना बेल का, और खदीजा ने मुझे आके कहा हो, कभी भी मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने और खदीजा ने ये बात की हो कि बेल का क्या बना। मैं आती थी, मैं खदीजा से कहती थी, खदीजा खदीजा मुझे कहती थी कोई चीज़ चाहिए, फलाँ घर से ये पैगाम आया है, ये चीज़ आई है। वो कहती थी हाँ, ये भेज दो, इसके साथ ये। मतलब मैंने और खदीजा ने फिर कई महीने शायद डिस्कस भी नहीं किया कि बेल, क्योंकि मुझे इत्तला मिलती थी, आलिया हमज़ा का और मेरा एक ही बेंच था, तो मुझे इत्तला मिलती थी अब बेंच टूट गया, अब बेंच, तो मैं सवाल ही नहीं करती थी। इवन मेरे सवाल ना करने की वजह से मुझे बहुत लेट पता चला कि मेरे सवाल ना करने की वजह से कुछ अपने ही थे जिनको ये लगने लग गया था कि शायद मैं बहुत नॉन सीरियसली इस सारी चीज़ को देख रही हूँ और मुझे परवाह ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं परवाह अगर कर भी लूँ, बहुत ज़्यादा परवाह भी कर लूँ, तो हर चीज़ की एक वक़्त मुकर्रर है। तो मुझे पता था कि जिस दिन जो कदम मेरा अल्लाह ताला ने इस जगह से बाहर लिखा है, वो उसी दिन होना है। मैं चाहे वावेला मचा लूँ या मैं सुकून से बैठ जाऊँ, जिस दिन मैंने यहाँ से बाहर निकलना है, मैंने निकलना है, और जिस दिन नहीं निकलना, नहीं निकलना। इवन जिस दिन मेरी बेल हुई, मुझे बेल का पता भी नहीं चला। मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चला, और जब मैं जेल से निकली, तो मैं खदीजा को ये बोल रही थी कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, वो मेरा ख़्याल है बाहर फिर से पुलिस खड़ी होगी। और खदीजा मुझे कहती बाहर पुलिस नहीं है, बाहर पुलिस नहीं है, तुम घर जा रही हो। और मैं इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड कि मैं बाहर आ गई हूँ और मैं घर आ गई हूँ। इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाहर पुलिस मौजूद होगी और रीअरेस्ट होगा और मज़ीद अब कोई केस आएगा। तो मुझे था कि लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है। तो खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा था और खदीजा मुझे कहती कि नहीं, हम घर जा रहे हैं। तो इट वाज़ सो अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, एक्चुअली इसी पर मेरा सवाल है तैयबा आपसे, और उसके बाद मैं खदीजा आप पर आता हूँ कि पहले तो ये कि इतना हौसला कहाँ से आया? इतनी हिम्मत कहाँ से आई है? पहले तो ये वाली बात है कि मतलब यानी कि जेल में रहना, ऐसी ज़िंदगी में रहना और इतनी देर तक रहना, ये हिम्मत कहाँ से आई है? कहाँ से आई है हौसला? अ, अली, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मुझे ट्विटर पे बहुत कम वक़्त हुआ था। मुझे आई थिंक मैंने ट्विटर जॉइन किया था, मेरा ट्विटर अकाउंट काफ़ी पुराना है, कोई 2-3 इयर्स बैक, 4 इयर्स बैक का है। लेकिन मैंने ट्विटर यूज़ किया था पहली बार, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया था नवंबर 2022। मुझे 9 मई से पहले सिर्फ़ 6 माह हुए थे ट्विटर पे। जिस ट्विटर के बिहाफ़ पे मुझे उठाया गया कि ये बोलती बहुत है, तो वो प्रॉब्लम ये सिर्फ़ 6 महीने का था। अ, उससे पहले मुझे शायद कोई जानता नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक एक मिडल क्लास फैमिली से है। मैंने 9 इयर्स 10 इयर्स जॉब की है, और मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं कि मैंने अपना रोज़ाना काम पे जाना है, मैंने अपनी एक मेरी रूटीन है, मैं बीमार हूँ, नहीं हूँ, मैंने सुबह उठ के काम पे जाना है, मैंने काम करना है, मेरी ये टाइमिंग है, उससे ज़्यादा टाइमिंग हो सकती है, मैंने घर आना है। धूप है, गर्मी है, बारिश है, जो मर्ज़ी है, मैंने काम पे जाना है। तो वो जो आप ये जो मुझे लगता है हर मिडल क्लास फैमिली का बच्चा, हर बच्चा, वो कोई भी है, वो मेरी इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा कि मिडल क्लास फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, ये बड़े, वो हम पंजाबी में कहते हैं, रुल्ले-खुल्ले बच्चे होते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप, छाँव, बारिश, गर्मी, सर्दी, कोई कुछ नहीं होता। क्योंकि उनको उनकी ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका होता है, वो मेहनत करके कमाना जानते हैं, हलाल खाना जानते हैं, अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं, वक़्त के साथ चलना जानते हैं। और हमारी फैमिलीज़ में फिर हमें जो एक चीज़ हमारे कोर में शायद होती है कि अल्लाह पे ईमान, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। अगर तुमने मर जाना है या कुछ भी हो जाना है, तो अल्लाह ने ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ेथ है कि अल्लाह ने ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मेरा ख़्याल है फिर ये चीज़ें फ़ेस करने में कोई इश्यू नहीं हुआ। Actually, I'm so lost into this conversation. I'm sorry. I mean, तैयबा, I mean, I don't know. मैं आपको क्या बताऊँ कि खैर आपके पीछे तो आप जितनी बड़ी स्टार हैं इस मुल्क की, हीरो, एक्चुअली स्टार तो एक छोटा लफ्ज़ है, इस मुल्क की हीरो हैं, ये शायद अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। अभी आप, मैंने बल्कि ये पूछा था कि जेल से बाहर आकर कैसा लगा, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन खदीजा, you know,
you have been continuously in the court for them, either वो जो आपने जितने भी केसेस आपने लिए, आप अदालतों के चक्कर लगाते रहिए, पिछले 10 माह से मुसलसल लगाते रहिए, जजेस आपसे पूछते थे, जजेस ने बहुत से सवालात की, जिस तरह आपने अभी बताया कि जी जो असल जिनकी एमा पर ये तमाम चीजें हुई, वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली और ये हो गया वो हो गया। क्या आपके क्लाइंट्स को भी इस तरह की ऑफर्स आती थी कि जी ये इस तरह के बयान देते हैं तो हम इनको छोड़ देंगे? एक तो ये, और जजेस की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती टू पुट द फुट ऑन द फ्लोर और कहीं भाई ऐसी की तैसी मेरा फैसला है और मैं ये फैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब आप जाएं और मतलब बस यही फैसला कानून के मुताबिक। क्यों ऐसा कोई जज नहीं हमें नजर आया पिछले 8-10 महीने में जिसने कोई ऐसा दबंग किस्म का फैसला दिया हो और उसने स्टैंड ले लिया हो? कोई एक भी जज नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही खदीजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही खदीजा, बोलिए कुछ। नहीं, आपकी नहीं आ रही, आपको मेरे ख्याल से रीजॉइन करना पड़ेगा शायद। ओके, अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि जब जेल से आप निकली तो हाउ डिड यू, अब मुझे पता है कि आपने कहा कि मुझे ऐसा यकीन था कि शायद दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन वो फीलिंग क्या थी? बहरहाल तो जेल से निकली थी ना, जेल तो जेल है, और जेल से निकल के आज़ाद होना, किसी गाड़ी में बैठ, अच्छा गाड़ी में तो आप बैठी नहीं क्योंकि वो बख्तरबंद गाड़ी थी जिसमें आप बैठी थी, लेकिन घर आना, घर वालों से मिलना, एक कॉफी शॉप पे जाना, those were the pictures that we have seen. How was the feeling, like the very first time when you came out? मैं इस पे बिल्कुल सच बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन तो शायद इस चीज़ को फ़ील भी नहीं कर सकी कि मैं वापस नॉर्मल लाइफ़ की तरफ मौजूद हूँ। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैं बिल्कुल अपने उसमें ज़ोन में नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं घर जा रही हूँ। और जब मैं बाहर निकली और हम लोग जाके बैठे क्योंकि मेरे फ़ादर रास्ते में थे, वो इस्लामाबाद से आ रहे थे, तो खदीजा ने बस मुझे निकालने वाली की और सबसे पहले उसने सबको इत्तला दी हुई थी, तो सब आए थे, तो उसने कहा वहाँ नहीं आना आप लोगों ने, हम कहीं जा रहे हैं, कोई कैफेटेरिया था, हम लोग वहाँ गए। मेरे फादर भी वहीं पे आए। तो वो जो एक, मुझे लगता है कि वो जो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मेरे वालिद ने जब आके मुझे गले लगाया था, वो मेरे लिए बड़ा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या था मेरे लिए। मैं बिल्कुल एक अनबिलीवेबल उसमें थी फ़ेज़ में कि मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं बाहर मौजूद हूँ और मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया हुआ है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँगी। तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक बड़ी वो यादगार लम्हा है मेरी ज़िंदगी का। मैं जो 9 माह जब नहीं रोई, तो मुझे उस वक़्त मैं खुद मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैं उस वक़्त कैसे रोई। और मुझे वाक़ई अंदाज़ा नहीं कि मैं उस वक़्त कैसे रोई, हालाँकि मैं बहुत कम रोती हूँ, मुझे मतलब मैं बहुत ढीठ हूँ। रोने-धोने से मेरा ताल्लुक बहुत दूर-दूर का है। लेकिन उस वक़्त जब मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया था तो मेरी मतलब मैंने शायद उस वक़्त पहला साँस लिया था जेल से बाहर निकल के। वो अपना एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कि मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया हुआ था, तो मैंने उस वक़्त शायद साँस लिया था कि मैं अब वापस ज़िंदगी की तरफ आ चुकी हुई हूँ। खदीजा बल्कि इसकी गवाही भी देगी कि क्या खदीजा खूबसूरत ने पूरे बात है। रास्ते मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मैं फ़ील नहीं कर पा रही थी कोई भी चीज़। लेकिन आई नहीं, थिंक खदीजा के साथ होना तो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि आप बाहर हैं, क्योंकि खदीजा के साथ तो आपकी मुलाकात होती थी। नहीं, आपको तो, क्योंकि खदीजा तो कोर्ट में भी मुलाकात होती थी ना, लेकिन जब वालिद नहीं, साहब नहीं, से मिली आप, जिस नहीं, तरह आपने बताया, तो आई थिंक अली मैं दैट्स यहाँ एक नहीं, नहीं, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। खदीजा और मैं दोनों बहुत रियलिस्टिक हैं। खदीजा ने मुझे क्लियरली बताया हुआ था कि अब मतलब जब भी होता था, खदीजा मुझे क्लियरली कहती थी, "तैयबा ये इन्होंने डिले कर दिया है। तैयबा ये डेट आगे होगी है। तैयबा ये बेंच टूट गया।" खदीजा खुद मुझे कह देती, इवन मैं पूछूँ ना पूछूँ, खदीजा एक हल्की-सी बात कहीं कर देती थी। मैं कहती थी, "अच्छा चलो।" लेकिन उस दिन खदीजा के चेहरे की जो स्माइल थी, जैसे खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे खदीजा को देख के भी तसल्ली थी कि मैं वाक़ई ये गेट क्रॉस करने वाली हूँ और मैं घर जाने वाली हूँ। लेकिन मैं वही बात कि मैंने शायद पहला साँस तब लिया था जब मैंने मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया था, तो मुझे लगा था कि अब मैं बाहर मौजूद हूँ। ये तो बड़ा खूबसूरत जुमला आपने कह दिया। अच्छा खदीजा, अब आपको आवाज़ आ रही है? आपको तो बिल्कुल आ आ रही थी, रही है। हमें आपकी नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने आपसे आ पूछ रही रहा था, आपको सवाल तो मेरा आ गया होगा समझ के, जजों में कोई ऐसा क्यों नहीं निकला, ये जो बेंच टूटते रहे, ये तमाम चीज़ें होती हैं। मतलब इस तरह से कानून का ऐसा भोंडा मज़ाक, मतलब यानी कि ये ठीक है, यहाँ पर हम कानून में बहुत कोई ऊपर हमारा मुल्क नहीं है, हम हमेशा से बहुत नीचे रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले 1 साल में जो हुआ है 9 मई के बाद, जिस तरह से अदालतें
टूथलेस हो गई हैं। इस तरह से अदालत कभी टूथलेस नहीं थी। क्यों कोई एक ऐसा भी जज नहीं आया, जज साहिबा या मोअज़्ज़ज़ जज जो है, जो कहे भाई ऐसी की तैसी मैंने ये फैसला दे दिया? बेसिकली ये जो सारा था ना, प्रोसिक्यूशन ने, स्टेट ने मिल के जो है ना इसको डिले किया। पहले जो है जब ये बिल्कुल इनिशियली था, रिमांड स्टेज पे था, उसके बाद बेल्स फाइल हुई। जब बेल्स फाइल हुई तो नीचे से रिजेक्ट हुई, एक दफ़ा डिसमिस हुई, फिर हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में 4 महीने के बाद सितंबर में उन्होंने जो सारी बेल्स का मलबा था ना वो उठा के वापस एटीसी में भेज दिया कि जी नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, लिहाजा आप दोबारा से नीचे अपने एवेन्यू एग्जॉस्ट करें। तो वो जो सारा था ना वो एक पता चल रहा था कि ये एक जो है ना टाइम बाइंग एक्टिविटी है कि किसी तरीके से इन लोगों को मजीद अंदर रखा जाए, इनको मजीद तंग किया जाए। तो ये बहुत ही जो है ना हम बड़े डिसहार्टन्ड हो जाते थे, बिकॉज देखें जहाँ पर एक्सेस टू जस्टिस की बात आती है, जहाँ पर एक इंसान की, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात आ जाती है, उसकी लिबर्टी की बात आ जाती है, तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो उसको एज एन अर्जेंट मैटर कंसिडर किया जाता है। अगस्त का पूरा महीने हर हफ्ते बेल फिक्स होती थी, हर हफ्ते हम कोर्ट जाते थे इसी उम्मीद के साथ कि आज सुना जाएगा, लेकिन हर हफ्ते एक न्यू बेंच होता था, बिकॉज अगस्त का महीना हाई कोर्ट में छुट्टियां होती है, तो नया बेंच हर हफ्ते होता था। एक बेंच कहता था कि जी हम ये सारी बेल्स इकट्ठे सुनेंगे, फिर नेक्स्ट वीक दूसरा बेंच कहता था जी हम खवातीन की बेल्स अलग कर देते हैं, बाकियों की बेल्स अलग कर देते हैं, तो नेक्स्ट वीक रखते हैं इनको। जब वो उससे नेक्स्ट वीक आते थे तो जी वो कहते थे क्यों अलग कर दी, पिछले वाले बेंच ने क्यों अलग की इनको, अब हम ये सारी इकट्ठे सुनेंगे। तो फिर प्रोसिक्यूशन की वो एक रिक्वेस्ट आ जाती थी कि जी आज तो प्रोसिक्यूटर साहब, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो तो अवेलेबल नहीं है, वो तो आउट ऑफ कंट्री है, लिहाजा एडजर्न कर दिया जाए। तो ये एडजर्नमेंट सीक करते करते उन्होंने ऐसा टाइम बाय किया और उनको बड़ी जेनरसली अकोमोडेट किया गया। मैं इसको बड़ा क्लियरली और प्लेनली कहती हूँ कि उनको जेनरस अकोमोडेशन की। लेकिन एंड में जब फाइनली जजेस ने भी ठान ली कि अब हमने आपको कोई मौका नहीं देना, क्योंकि जब जजेस ने एडमिनिस्टर करनी होती है जस्टिस, देन दे डू इट। उनको फिर फर्क नहीं करता कि प्रोसिक्यूटर आके कह रहे कि जी मेरे पास फाइल नहीं है, या आईओ कह रहे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। वो इंश्योर करेंगे कि उस दिन रिकॉर्ड आए, वो इंश्योर करेंगे कि वो डिसाइड करें केसेस। तो इन्होंने फिर फाइनली जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर के बेंच ने डिसाइड किए हैं हमारी बेल्स, और बड़ी अच्छे तरीके से किए हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूशन का पूरा केस जो है वो उठा के फेंक दिया है। मैं कहती हूँ कि उन्होंने शैटर कर दिया उनका पूरा क्लेम। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिख दिया कि तैयबा राजा बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के घर के अंदर नहीं गई, कॉन्ट्री टू द प्रोसिक्यूशन क्लेम्स। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि तैयबा राजा के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बड़ा क्लियरली लिखा है कि तैयबा राजा के ऊपर सिर्फ रोल क्या है, रेजिंग स्लोगन्स। तो आप खुद सोचें, एक खातून को 10 माह जेल काटनी पड़ी नहीं, है अब हमारे इसकी कोई प्यारे मुल्क इसकी कोई इसकी पाकिस्तान में, कोई खदीजा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि स्लोगन्स वो सिर्फ करने पर, स्लोगन्स। आवाज उठाने पर 10 महीने के लिए जेल में रखा है? कोई जिम्मेदार है इसका? कोई जवाबदेह है इन तमाम चीजों का? असल में वो आवाज ही इतनी कड़वी लगती है ना, वो आवाज ही इतनी कड़वी लगती है कि सच क्यों बोला जा रहा है। ये अपने इन खवातीन को अपने हकूक के बारे में क्यों पता है, इन खवातीन को पॉलिटिकल व्यूज क्यों है इनके, क्यों ये पॉलिटिकल व्यूज के अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज को एक्सप्रेस कर रही हैं, क्यों ये पॉलिटिक्स में शामिल होना चाह रही हैं, क्यों ये राइट टू पीसफुल असेंबली अपना एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनको चुप कराने की एक बड़ी जो है ना वो साजिश थी कि ये अगर इनके मोरल्स डाउन हो गए, इनको हमने तोड़ दिया, तो पीटीआई की जो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वो बेस है ना सपोर्टर्स की, वो सारे टूट जाएंगे। क्योंकि इन खवातीन में आलिया हमजा भी शामिल है, इनमें खवातीन में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं जो अभी तक जेल में हैं, और वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। तो हमें इन खवातीन की जो जिद्दोजहद है इसको याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये हमारी हीरोज हैं। इन लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं, और इन लोगों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। इन लोगों को सलाम पेश करना चाहिए हमें। इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं ना बस प्रोग्राम के एंड पर जा रहा हूँ। बस सिर्फ अगले 3 से 4 मिनट में चाहता हूँ कि हम इसको रैप अप करें। तैयबा, फैमिली में सबसे ज्यादा किसने मिस किया आपको? फैमिली से क्या पैगाम आता थे? आपकी फैमिली इस्लामाबाद में थी, आप लाहौर में। तैयबा, वी कैन नॉट सी यू। आई थिंक ओके। एक बात ऑफ कैमरा गई है। अली भाई, मैं एक ना ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ। श्योर श्योर ये श्योर। जिब्रान नासिर ने की थी ट्वीट बैक इन नवंबर,
और वो ट्वीट जो है मैंने सेव कर ली क्योंकि उन्होंने बड़े प्यारे अल्फाज तहरीर किए थे इन खवातीन के लिए। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये कैद खानों में मुकीम हैं और कैद करने वाले आला ओहदों पर फाइज हैं। ये जब भी कैद से रिहा होंगी पूरे मुल्क में आज़ाद होंगी। वो जब ओहदों से हटेंगे तो बस अपने प्रोटोकॉल में कैद रहेंगे। ये जहाँ भी जाएंगी लोग मिसाल देंगे। वो जहाँ भी जाएंगे लोग सिर्फ सवाल उठाएंगे। ये सिर्फ अपने हौसले से जंग जीत चुकी हैं और उन्हें कैद करने वाले तमाम तर इख्तियार के बावजूद हार चुके हैं। तो ये लोग जो हैं वो हार चुके हैं, हमारी खवातीन अपने हौसले बुलंद रख के जीत चुकी हैं और फतह याब होके बाहर आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फतह याब होकर आई है। अभी जो है ना वो उनका कनेक्शन जो है ना वो दोबारा हो गया। ये लाइव प्रोग्राम के थोड़े से मसाइल होते हैं जिससे हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उम्मीद है कि हमें वो फौरन ज्वाइन करेंगी। मैं बस प्रोग्राम के आखिर में जा रहा हूँ और मैं एक मेरा सवाल था आपसे और वो ये था कि आपके क्लाइंट को कोई जो मुद्दई जो थी वो रियासत थी, तो रियासत की तरफ से कैसी ऑफर्स थी कि आप फलाना फला बयान दे दें तो आपको हम फौरन छोड़ देंगे? इनको शुरू-शुरू में जब पकड़ा था तो इनको ये कहा गया था कि आप ये बयान दे दें कि आप पीटीआई के पॉलिटिशियंस कुछ नाम लेते थे कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद के कहने पे आई हैं, आप इस लीडर के कहने पे आई हैं, इन्होंने आपको कॉल की थी। तो इन्होंने कहा था हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से प्रोटेस्ट पे गए थे, लिहाज़ा हम ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई एफिडेविट साइन नहीं करेंगे कि हम इन लोगों के, इन शख्सियत के कहने पर आए। तो शुरू में इनको ऑफर्स थी, लेकिन ऑब्वियसली जब ये डटे रहे जब तो उन्होंने इनको कहा भी ये पता नहीं चल मान रहे गया तो कि उन्होंने ये कहा बात बस नहीं ठीक है, आने फिर इनको वाली। रखे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि फिर अब ठीक है। अच्छा तैयबा, घर में सबसे ज्यादा कौन था जो डेवस्टेटेड था, जो हार्ट ब्रोकन था? हमने देखा आपके घर वाले इस्लामाबाद में थे, आप लाहौर में थी, घर से डिस्कनेक्ट थी आप बिल्कुल, और आपको घर में कौन था जो सबसे ज्यादा जिसकी आपको याद आती थी? आह, अली, मेरी वालदा जो हैं वो एक बड़ी रिलीजियस खातून है। मेरी वालदा मेरे बगैर ट्रैवल नहीं करती। मेरी वालदा को मैंने मना किया हुआ था कि आपने जेल नहीं आना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी माँ के लिए नहीं है वो जगह। वो एक मजहबी खातून है तो मैं कभी नहीं चाहती कि वो वहाँ है। पर्दा करने वाली औरत है। मैं नहीं करती। मेरा ददियाली खानदान है, ननिहाल है मेरा, ये लोग प्रॉपरली करते हैं पर्दा वगैरह। तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ा वो थी, क्योंकि मैं अपनी वालदा के बहुत करीब हूँ और मेरी वालदा नहीं आई वहाँ, मैंने उनको मना किया हुआ था। वो भी मेरे बगैर कहीं ट्रैवल नहीं करती, तो मैंने 10.5 माह अपनी वालदा को नहीं देखा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने 10-11 माह अपनी माँ को नहीं देखा, और इसका इंशाल्लाह हिसाब भी हर वो चेहरा चुकाएगा, जो इसके पीछे मौजूद था, हर वो मकरूह चेहरा जो इस सब में शामिल था। हार्ट ब्रोकन शुरू में ऑब्वियसली सबके लिए था, क्योंकि हमारे खानदानों में, मतलब, कभी भी मुझे लगता है जितनी भी फैमिलीज अब तक अंदर गई, जो औरतें गई हैं, उनमें से किसी की फैमिली भी ऐसी नहीं है कि जिनकी औरतें कभी जेलों में गई हों। आपने पढ़ी लिखी खवातीन उठाई, आपने काबिल खवातीन उठाई, आपने, मतलब, मेरी समझ से बाहर है कि हर फील्ड की एक औरत आपने उठा के जेल में डाल दी। कितनी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके खानदान की कोई औरत कभी जेल में गई हो। तो सबके लिए एक ट्रॉमाटाइज सिचुएशन थी कि हम जेल पहुंच गए हैं। तो हार्ट ब्रोकन तो शुरू में ऑब्वियसली सबके लिए था। सबके दिल टूटे हुए थे कि जी, हमारी बच्चियां या हमारी बहनें या हम जो भी बीवियां, जो भी गया। लेकिन ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ लोगों ने देखा, अल्लाह, वो कहते हैं इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। तो जो किया गया, उसका क्या रिएक्शन आया? आप कह रहे हैं जी कि 9 मई, ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई किया, या जो भी इल्जाम हम पे लगा, उसका रिएक्शन देखें क्या आया। हम जेल में बैठे हुए हैं, हम वहां जेल के अंदर मौजूद हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ से यहाँ अल्लाह ताला इज्जत लेकर आया है। तो मतलब इससे वाजिया निशानी क्या है? घर वाले शुरू में परेशान हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन वही बात है, दुआएं इतनी थी, लोगों का प्यार इतना था, लोगों ने एप्रिसिएट इतना किया, इतनी एप्रिसिएशन थी कि ऑब्वियसली फैमिली वाले खुद खड़े हो गए थे कि ठीक है। मुझे कोई मिलने आता था, मतलब मेरी फैमिली, मेरी वालदा, वालिद, मेरे भाई,
कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी। ना किसी को आइडिया था कि मैं सोशल मीडिया पे पीटीआई को इतना सपोर्ट करती हूँ। उनको ग्राउंड का तो आइडिया था। ग्राउंड पे मैं खान साहब की एक बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ और मैं 2016 से खान साहब की बहुत कट्टर सपोर्टर हूँ। मैंने 2018 में खान साहब को 273, 275 वोट डलवाया था अपने हलके से। तो वो उस टाइम पे, अब जब आपका कोई सियासी फ्यूचर आपको आपको पता है आप कहीं मौजूद नहीं है, आप आम शहरी हैं और आप इतना-इतना वोट एक बंदे को डलवा रहे हैं कि आपको उस शख्स से मोहब्बत है। मुझे खान साहब से बहुत अकीदत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉलेज उन्होंने इस कौम को दी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे बाद अब न्यू जनरेशन है जो, क्योंकि मैं तो मिड में आ चुकी हूँ, माशाल्लाह मैं 30 क्रॉस कर चुकी हुई हूँ, तो मैं नौजवानी में तो नहीं आऊँगी, लेकिन जो नौजवान बच्चे भी मैंने देखे हैं, जिस तरीके से उनका इंटरेस्ट लेवल है पॉलिटिक्स में, मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन में कभी हमने ऐसी कोई चीज़ देखी थी या सुनी थी। हमें सिर्फ़ हमारे घर वाले बताया करते थे। मेरा पूरा ददियाल नून लीग ही रहा है। न बल्कि मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है। अता तारड़ साहब ने एक, साहब तो खैर लगाना ये गलती है। अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनम का और मेरा नाम लेके कहा था कि ये देखें इनकी तरबियत। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से उनको एक जवाब देना चाहती हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है मेरी तरबियत का। मैं एक नून लीगी फैमिली से हूँ, तो नून लीगियों की तरबियतें बिल्कुल ऐसी होती हैं। मेरे दादा नून लीगी थे, मेरे ताया नून लीगी, मेरे चचा नून लीगी, मेरे वालिद नून लीगी थे। लेकिन उन्होंने भी आपकी पार्टी जो है वो मेरी वज़ह से छोड़ी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आप लोगों ने किया क्या है, हमारी औरतों के साथ करवाया क्या है। तो नून लीगियों की जो तरबियतें होती हैं ना, अगर आप उस पे आएँगे ना, आपको पता चलेगा कि सामने आप वाली ही तरबियत है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक बेहतरीन लीडर दिया है, जिसने मुझे बताया कि आप कि आपने तमीज़ के दायरे में कैसे रहना है, सियासत पे बात करनी है तो कैसे करनी है। नून लीग की तरह हम ज़ातियात पे अटैक नहीं करते, लेकिन ये आपकी उस बात का जवाब है कि जो आपने कहा था कि इन औरतों की तरबियतें, तो इन औरतों की तरबियतें एक्चुअली ना पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले खानदानों में हुई हैं। तो अगर आपको कहीं कोई झलक नज़र आ जाए, तो घबराएँ ना, वो आप लोगों जैसी ही है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे, हमने अपने लीडर से बहुत कुछ सीखा है। लीडर से तो बहुत कुछ सीखा है और ये हिम्मत और जो है ना इस्तिकामत भी मुझे लगता है आपने लीडर से सीखी है। और मेरा आखिरी आपसे सवाल है, और बस मैं आखिर सवाल करता हूँ, वी क्लोज द प्रोग्राम। ऑलरेडी तकरीबन 1 घंटे के करीब पहुंचने वाले हैं और वो ये है, आपको जब ऑफर की गई थी तैयबा, खदीजा ने भी बताया कि आपको ऑफर की गई शुरू में कि जी आप ये बयान दे दें, यास्मीन राशिद के खिलाफ बयान दे दें, इसके खिलाफ देती बयान, छुट जाती हैं, घर आ जाती हैं, आराम से जिंदगी गुजारती हैं। क्या जरूरत थी ये इतने 8 9 10 महीने जेल में रहने की? छोड़ दी आप तमाम चीजें। आई मीन, इज इट ऑल वर्थ इट? अच्छा, मेरे ख्याल से उतना आवाज क्लियर अ, ये सिर्फ़ एक बयान की बात नहीं थी कि बयान दे देते और निकल आते। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, जी, जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है बात। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? यस 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 यस। जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है। अच्छा, आपने सवाल जो किया, अच्छा, मेरे ख्याल से उनका दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो चले हम दोबारा लेते हैं। खदीजा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। इस वक्त 4 खवातीन और हैं, आयशा अली भुट्टा, यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद और आलिया हमजा। अब ये 4 खवातीन हैं। 1 मार्च को मेरे ख्याल से जो है उनकी डेट लगी हुई है। पहले 24 फरवरी को लगी थी और जज साहब जो है छुट्टी पर चले गए थे। हमने ये देखा कि आयशा अली भुट्टा को उन्होंने ज़मानत दे दी और उसके बाद वो जो है ना उसको उस फैसले को भी रिवर्स कर दिया। और ये मैंने आपसे पूछा भी था और आपने कहा ये कानूनी तौर पर तो ये कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब कोई जज ऐसा फैसला कर दे तो ये हो जाए। ये आखिर कौन से लोग हैं, कौन हैं, कौन ये चेहरे हैं, नामालूम अफराद जो इस तरह के फैसले करवाते हैं? एंड व्हाट आर द होप्स फॉर द रिमेनिंग 4 लेडीज नाउ?
देखिए, अब इनकी बेल्स जिस दिन सुनी जाएँगी तो उनको अलाउ तो हो जाएँगी। अब मसला ये है कि अभी ये जो जज साहब हैं वो छुट्टियों पे गए हैं, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट को भी मुझे लगता है कि डेट ही हो जाएगी और उसके बाद एक अगले हफ्ते पे चला जाएगा मामला। लेकिन देखिए इन लोगों के साथ, इन खवातीन के साथ कितनी ज़्यादती है कि आप इनको एक मुकदमे में नहीं, इनको एटलीस्ट 5 से 10 मुकदमों में, एफआईआर्स में इनको नामज़द किया हुआ है। जिनमें एक में ये बेल कराती थी तो दूसरे में नामज़द करते थे, दूसरे में कराती थी तो तीसरे में। तो ये वो मियाँ साहब सही कहते थे, ये खलाई मखलूक है कि इनका कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या चीज़ हैंडल हो रही है, हमें नहीं समझ लगती क्योंकि हर चीज़ जो है वो इनके मातहत है। तो अल्लाह करे कि इन ख़वातीन को, इन 4 ख़वातीन को भी जल्द अज़ जल्द जो है वो रिहाई नसीब हो और ये अपनी-अपनी फ़ैमिलीज़ को जाके यूनाइट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादती हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है। हमें ये भी देख लिया कि सारे केस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी छान लिए, कुछ नहीं है इनके खिलाफ। तो जो इन्होंने इतना मलबा डाला हुआ था कि जी ये 9th में वाली लड़कियाँ हैं, ये वही औरतें हैं जिन्होंने 9th में कराया, ये वो औरतें नहीं हैं। इनमें से किसी खातून, ये सारी ख़वातीन पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, ये ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी जेलें नहीं देखी। इनके ऊपर कभी, लेट्स से, ये जेलों तो दूर की बात है, इनके ऊपर कभी कोई पर्चा भी नहीं हुआ। तो मतलब ये नॉन कॉन्विक्ट्स हैं, कोई रिकॉर्ड होल्डर नहीं है, ना उस दिन ये मौके पे जो है कोई हथियार लेके पहुंची हुई थी, ना ये कोई दहशतगर्द है। जो 1 साल इन्होंने लगाया इनको पेंट करने में कि जी ये दहशतगर्द ख़वातीन हैं। हाई कोर्ट ने उठा के इनके ऊपर मारा कि कुछ ऐसा नहीं रिकॉर्ड पे है कि आप इनको कहें कि जी ये इंस्टिगेट कर रही थी या ये प्रोवोक कर रही थी या ये शामिल थी उस तोड़-फोड़ में, या वो जो अंदर घुसने वाले लोग थे उनमें शामिल थे। इनमें ऐसा कोई रोल नहीं था इन ख़वातीन का बिलख़ुसूस। तो जिन्होंने किए उनके उन तक जाएँ, उनको क्यों आपने छोड़ दिया है? जिनके नाम आपने एफआईआर में डाले हैं, नामज़द किया है उनको बतौर मुल्ज़िम, तो उन लोगों को जाके पकड़े ना। तो आप इन लोगों को तो छोड़ें जो बेचारे वर्कर थे, जो बेचारे आम अवाम थे। मतलब वो लोग जो बेचारे गरीब माली को उठा लिया, जियो फेंसिंग में आ गया, किसी माली था घरों में जाके काम कर रहा था कैंट की विसिनिटी में, उसको पकड़ लिया आपने। तो ऐसे लोगों को तंग करना सिर्फ मकसूद था, इनके हौसले तोड़ना मकसूद था, नहीं, लेकिन वो माली तो उन्होंने लोग छुड़वा लिए होंगे अभी क्योंकि भी फिर यही कह रहे हैं कि खान साहब के साथ हैं। 10 महीने बाद भी वो यही कह रहे हैं। ठीक है। चले, मैं ना अपने वक्त से ना तजावुज़ कर चुका हूँ, तजावुज़ तो बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ। खैर तजावुज़ तो रियासत भी कर चुकी है अपने इख्तियारात से, तो तजावुज़ तो मेरे ख्याल से अब हमारा कौमी खेल है। तैयबा, मेरा सवाल जो था वो ये था कि जिस वक़्त हमारा आपसे राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ कि जब आपको कहा गया कि जी अब इनके खिलाफ बयानात दे दें और आपको छोड़ देंगे, शुरू-शुरू में आपको इस तरह की ऑफ़र्स दी गई और आपको कहा गया कि जी खान साहब जो हैं, कह दें कि खान साहब ने आपको कहा था कि आप आएँ और आपने कहा कि आई विश कि खान साहब ने मुझे कहा होता कि मैं आती, ये मुझे अभी खदीजा ने बताया। तो क्यों नहीं किया आपने ऐसा? कर लेती हैं पैसा, आराम से ज़िंदगी को आसान करते, वापस घर आती, घर वालों के साथ ज़िंदगी गुज़ारती। Why spend 10 months in jail for a crime that you never committed? ओके, मुझे लगता है वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए बहरहाल ठीक है, अगर अभी another मिनट तक if she cannot come then we'll have to close the program here। खदीजा, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और सब तमाम लोगों की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस मुश्किल वक़्त में जो है सर पे सब किए हैं, जिन्होंने बड़ी हौसला और बड़ी बहादुरी दिखाई है। आपकी खैर बहादुरी की मिसालें हमारे पास पहले भी मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों से, लेकिन आपने जिस तरह पिछले 10 माह से इन लोगों का दिफा किया है, इन लोगों के साथ आप खड़ी हुई हैं, इन लोगों के साथ आपने जिस तरह से वो क्या कहते हैं कि तमाम कानूनी जंग जो है, इन तमाम गैर कानूनी केसेस की लड़ी है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। हम आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, ये कौम आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर है। आप भी इन तमाम ख़वातीन की तरह आप जो हैं, एक्चुअली जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा बड़ी हीरोज़ हैं हमारे मर्दों से, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं तैयबा आ गई हैं, तैयबा से मैं पूछता हूँ जी, तैयबा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरे ख्याल से नहीं सुन पा रही। तैयबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अली मैंने आपका सवाल सुना। हाँ आपने जी, कहा जवाब कि दें। जी, जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। बात कीजिए आप। जी, जी, मैं सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है।
जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बात कीजिए। आ रही है, बात कीजिए। अच्छा, आपका सवाल था कि हम दे देते, बयान दे देते। तो ये बयान की बात नहीं थी, ना ही ये सब कुछ किसी प्लानिंग के तहत किया गया, ना ही ये किसी ओहदे के लालच में था, ना ही ये किसी सीट की दौड़ थी। ये एक हर शहरी का राइट है कि वो अपने हकूक के लिए, अपने मुंतखब करदा लीडर के लिए, अपनी पसंद के लिए निकले। अगर वो अपने हकूक के लिए आवाज़ उठा रहा है तो और वो उसे लगता है कि वो सही जगह खड़ा है, उसे ज़रूर निकलना चाहिए। एक हद से तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। बात सिर्फ़ ये नहीं कि बयान दे देते। बात ये था कि ईमान बेच देते। लगता था कि सही है, उस पे स्टैंड लिया। तकलीफ़ जब भी हम एक बहैसियत एक मुसलमान हमारा ईमान है कि जब भी तकलीफ़ आती है, मुश्किल आती है तो अल्लाह की इजाज़त से आती है। कोई एक पत्ता भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं गिरता। तो जब एक तकलीफ़ आ गई है, तो बजाए उसमें कि बुज़दिलों और काहिरों की तरह आप उल्टे पैर फिर जाएँ, उस पे हक़ पे खड़े हों। अगर आपको लगता है आप हक़ पे हैं, अल्लाह से मदद माँगे और आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने हमेशा ये कहा है, कुरान अगर आप पढ़ें तो कुरान में लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नफ़ा पहुँचाने का इरादा करे, तो कोई उसे तुमसे दूर नहीं कर सकता और अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने का इरादा कर ले, तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो जो हम मुझे लगा एक चीज़ पे स्टैंड ले लिया था, कोई गलती नहीं थी, जो हुआ वो ज़ुल्म था, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था, तो बयान दे देने का कोई सवाल ही नहीं था। सिर्फ़ हमारा ये कहना कि वहाँ कौन-कौन मौजूद था जिन्हें आपने देखा हम तो एक जवाब दिया गया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को शायद तो वो उन्होंने वो बात पकड़ ली थी कि बोलें आपके आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आपको बोला था, बोलें आपके फलाँ ने आपको बोला था। तो हमारा जवाब था कि हमें किसी ने नहीं बोला था। बात ये नहीं थी कि बयान देते और निकल जाते और घर को आ जाते। बात ये थी कि हमने बचपन से यही सीखा है कि सही और गलत में हमेशा सही चुनते हैं। अगर आपको लगता है आप सही हैं, तो सही का साथ दें। मुश्किलें तो आती रहती हैं ज़िंदगी में अगर अगर उस तरफ से मुश्किल नहीं आनी थी तो घर आ जाते, किसी और तरफ से आ जाती। तो अगर वो हार्ड टाइम था, तो वो किसी भी तरफ से आ सकती थी, उसमें कहीं से भी किनारा-कशी इख्तियार करके निकला नहीं जा सकता था। तो ये एक बड़ी बेवकूफ़ाना चीज़ है कि अगर मुश्किल आ गई है तो मैं रास्ता देखूँ कि मैंने कहाँ से निकलना है। क्योंकि अगर अल्लाह ने वो हार्ड टाइम लिखा है, तो वो किसी और तरफ से घूम के आएगा, बजाए इसके कि मैं अपनी इज़्ज़त भी गँवाऊँ, अपना ईमान भी गँवाऊँ और एक चीज़ से पीछे हट जाऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, नीचे नहीं गिरने दिया। इज़्ज़त बड़ी इज़्ज़त मिली है, मैं विदाउट मास्क निकल नहीं सकती, मुझे जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं मेरे लिए मतलब मैं मुझे वाक़ई लगता है कि मैं लोगों की मोहब्बतें देख-देख के मुझे कुछ हो रहा है। मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं निकल रही हूँ, तो मुझे आके औरतें मिल पकड़ लेती हैं, मुझे आके लड़के आप हमारी फ़ेवरेट हैं, बाजी, आपी, बेटी, बेटे, ये इट इज़ अनदर लेवल फॉर मी कि मैं कहीं और मौजूद हूँ। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने हमें नीचे नहीं गिरने दिया। कमज़ोर नहीं होने दिया, हम बुज़दिल नहीं निकले, हम कायर नहीं निकले, हमने स्टैंड लिया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त अता की है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तैयबा। आपने जो हमारे लिए किया, आप जिस तरह से एक जो है वो हिम्मत का इस्तारा बनकर आप उभरी हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके वालिदैन का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके तमाम घरवालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कौम जो है, जब भी इस मुल्क की तारीख़ लिखी जाएगी, तो आपका नाम जो है, हमेशा से याद रखा जाएगा। खदीजा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप उन बहादुर ख़वातीन में से हैं, जिन्होंने इनका मुकदमा कानूनी मुकदमा जो है, जो गैर कानूनी केसेस थे, उनका मुकदमा आपने इस मुल्क की अदालतों में लड़ा। इस मुल्क की ऐसी अदालतों में आपने इनका मुकदमा लड़ा कि जहाँ पर अहकामात कहीं और से आ रहे थे, जहाँ पर अहकामात जो थे वो कानून और आइन के तहत नहीं थे, उनको जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कहीं और से आ रही थी। आपका शुक्रिया कि आपने इस मुश्किल तरीन दौर में, मुश्किल तरीन वक्त में पीटीआई का रुकन ना होने के बावजूद एक इंसानियत के नाते आपने जो कुछ किया, ये हम तमाम लोग आपके मकरूज़ हैं, आप दोनों ख़वातीन के। और इमरान खान का बड़ा एक वो बात है कि अल्लाह ताला ने जो है ना एक ऐसी तहरीक ये कर दी है शुरू, और एक हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है और उसमें जो ख़वातीन का किरदार आ चुका है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ख़वातीन इतने ज़्यादा फ्रंट लेवल पर आ जाएँ, तो आप उस तहरीक को किसी भी सूरत में कुचल नहीं सकते। तैयबा राजा के साथ जो हुआ अज़ीज़ भट्टी रोड के ऊपर, वो शायद वो जानती भी नहीं है कि उस सड़क का नाम क्या था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अज़ीज़ भट्टी रोड के ऊपर जो हुआ, अज़ीज़ भट्टी ने इसी लाहौर को बचाने के लिए
इसी लाहौर की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी और दुश्मन के गोले खाए और दुश्मन का मुकाबला किया, दुश्मन के दांत दांत खट्टे किए, एक बाकायदा तौर पर महाज लड़ा। अगर अजीज भट्टी को पता होता कि चंद सालों के बाद उसके अपने शहर की बेटियों की इस तरह से इसमतदरी होगी, उसके अपने शहर की बेटियों के साथ, अपने मुल्क की बेटियों के साथ ऐसा होगा, तो शायद अजीज भट्टी और इस तरह के तमाम लोग अपनी शहादत ना देते। उन शहीदों का ख्याल करें, उन लोगों का ख्याल करें जिन लोगों ने इस मुल्क को अब तक बचा कर रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जिस मुल्क का मुस्तकबिल है, ये वो लोग हैं जिस मुल्क के मामार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा आएगा कि जो इस पिछले 18 माह में, 24 माह में बल्कि जो कुछ हुआ है, जिस तरह के फस्तायत का दौर हमने देखा है, जो जुल्म और बर्बरियत देखी है और जो सोशल फैब्रिक इस मुल्क का जो चीथड़े कर दिया है, अल्लाह करे कि आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर दिन हो। लेकिन अब देखते हैं कि ये जिंदगियां, ये चीज़ें ये कहाँ तक जाती हैं। एक ख़वातीन है हमारे पास, तैयबा राजा, खदीजा सिद्दीकी, आयशा अली भुट्टा, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, खदीजा शाह और एक लंबी लिस्ट है। फहमीदा और ये तमाम लोग जितने भी थे यहाँ पर थे। और एक वो ख़वातीन है कि जो मुल्क के चोरी करदा वोटों से जो है इस बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान है। अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस मुल्क के ताकतवर लोगों को थोड़ी सी अकल सलीम दें। आप तमामों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।